इन पालमपुर में फार्मिंग की कंडीशन क्या थी, कैसे मेथड थे फार्मिंग के। ये केवल पालमपुर की बात नहीं है, ये पूरे भारत में जो ग्रामीण अंचल है उसमें किस तरह से मैनेज करता है किसान, उसकी समस्याएं क्या हैं, उनको एक फोकस करने का तरीका है इस सेगमेंट में। पहले हम लेते हैं लैंड। जैसे हमने पहले बता दिया है आपको कि ये नेचुरल रिसोर्स है, फिक्स्ड है। अभी लैंड फिक्स्ड है। पहले आज़ादी के पहले तक और आज़ादी के समय तक बहुत ज़्यादा एरिया ऐसा था जो कल्टिवेबल था, लेकिन आज़ादी के बाद जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़े, एक बड़ा एरिया ऐसा था जिसमें एक बड़ा एरिया ऐसा था जो कवर हो गया कल्टिवेबल लैंड के अलावा दूसरे और कार्यों में। जैसे कि जहां पहले खेती होती थी वहां अब बिल्डिंग बन गई, रोड बन गए, हॉस्पिटल बन गए, ऑफिसेज बन गए, तो धीरे धीरे कल्टिवेबल लैंड कम होते गए और पॉपुलेशन भी बढ़ती गई। अब पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो फूड था उसकी डिमांड बढ़ी। अब ये फूड डिमांड को कैसे पूरा किया गया जबकि हमारे पास अब कल्टिवेबल लैंड कम हो रहे हैं? उसके लिए मल्टीपल क्रॉपिंग की गई। मल्टीपल क्रॉपिंग का सेंस ये है कि जब आप एक वर्ष में, एक क्रॉपिंग ईयर में 2 से ज्यादा फसलें उगा लेते हैं। जैसे किसानों ने रेनी सीजन में ज्वार बाजरा उगाना शुरू कर दिया, जिससे कैटल को भी भोजन मिलने लगा। साथ ही साथ रबी के समय में रबी की फसलें, गेहूं और चना, सरसों, इन सबको उगाना शुरू किया। इससे प्रोडक्शन बढ़ा और इस प्रोडक्शन के बढ़ने के पीछे बड़ा रीजन ये भी था कि मल्टीपल क्रॉपिंग तभी सफल हो पाई क्योंकि हमने इनपुट बदल दी। इनपुट बदलने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जैसे जैसे अवेलेबल होने लगी गांवों में, लोगों ने मेथड ऑफ फार्मिंग को चेंज किया। इरिगेशन सिस्टम बदल गया। पहले लोग बैलों के सहारे से खेतों में पानी डालते थे, अब ट्यूबवेल हो गए, ट्यूबवेल के थ्रू आसानी से इरिगेशन सिस्टम चलने लगा। दूसरा है मॉडर्न इनपुट। प्रेशर जैसे जैसे बढ़ा कि अधिक से अधिक उत्पादन हो, उसके लिए मॉडर्न इनपुट का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। मॉडर्न इनपुट में ग्रीन रिवोल्यूशन को हम लेते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन जो कि सबसे पहले नॉर्मन बोरलॉग ने मैक्सिको में शुरू किया और भारत में एमएस स्वामीनाथन उसको लेकर के आए। विलियम गॉड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन शब्द बताया। अभी ग्रीन रिवोल्यूशन है क्या? ग्रीन रिवोल्यूशन में हमने बिल्कुल चेंज किया मेथड ऑफ फार्मिंग। पहले हम ट्रेडिशनल सीड का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि हमने खेतों में बोया, गेहूं बो दिया, अब गेहूं के बाद जब फसल हुई उसमें से थोड़ा सा गेहूं बचा लिया, अब उसी गेहूं को अगली बार बोएंगे। इससे फसल यील्ड जो थी वो कम हो रही थी। बड़ी बड़ी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज ने और दूसरे साइंटिस्टों ने चेंज किया जीनोम को और नए सीड लाए। HYV सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड को लाया गया। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इनका इस्तेमाल किया गया। क्रॉपिंग को बेहतर बनाने के लिए इरिगेशन फैसिलिटी को बेहतर बनाया गया और ये ग्रीन रिवोल्यूशन मोस्टली व्हीट और राइस को लेकर के बेहतर रहा। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लें तो हम एक एग्जांपल में ये पाएंगे कि जहां पहले 1 हेक्टेयर में 1300 किलोग्राम व्हीट होता था, वहां 3200 किलोग्राम होने लगा। तो ये ग्रीन रिवोल्यूशन के फायदे रहे, लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन के नुकसान भी रहे। ग्रीन रिवोल्यूशन के नुकसान ये रहे कि बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से, इरिगेशन फैसिलिटी को बार बार देने से जो मिट्टी की गुणवत्ता थी, जो मिट्टी की फर्टिलिटी थी, वो कम होने लगी। वाटर टेबल भी कम होने लगा। ये इसके नुकसान है। लेकिन जो दबाव है
फूड का, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का अधिक से अधिक उगाने का, उसमें ग्रीन रिवोल्यूशन सफल होता नजर आया। अब अगर हम देखें लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन को, तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कम हुआ है। मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जो जरूरतें बढ़ी उसकी वजह से लैंड जो डिस्ट्रीब्यूशन में अगर देखें तो कल्टीएबल लैंड कम होने लगे। दूसरा है लेबर। लेबर को अगर हम देखें तो लेबर भी दो तरह के हमारे यहाँ हैं। अधिकतर लेबर वो हैं जो लैंडलेस हैं, जिनके पास जमीन ही नहीं है, और कुछ लेबर ऐसे हैं जिनके पास स्मॉल प्लॉट है, छोटे खेत हैं, जिनमें वो खेती कर लेते हैं और उसके बाद वो दूसरों के खेतों में जाके के मजदूरी करते हैं। इन मजदूरों की मजदूरी भी कम है, एक प्रॉब्लम ये भी होती है। कैपिटल को अगर देखें तो खेती में, एग्रीकल्चरल वर्क में कैपिटल की बड़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में जो स्मॉल फार्मर हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे वो कैपिटल को मैनेज करें। अब ये स्मॉल फार्मर कौन है? जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन है उसको स्मॉल फार्मर कहते हैं। ये अब उस कैपिटल को पाने के लिए ये गांव के ही साहूकारों से, दूसरे लोगों से कर्ज लेते हैं और कर्ज लेने के बाद उनको हाई इंटरेस्ट पर रीपे करना होता है। और कहीं अगर फसल बर्बाद हो गई तो फिर फसल ही नहीं बर्बाद होती है, उस कर्जे को न भर पाने की वजह से ये भी बर्बाद हो जाती है। पालमपुर में और पालमपुर के किसानों को नॉन फार्म एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होना पड़ता है अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। जैसे गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शॉपकीपिंग का काम करते हैं और एक ही दुकान पर सभी तरह के सामान मिल जाते हैं, किराने से संबंधित, स्टेशनरी से संबंधित, यहाँ तक कि वो दुकानें कपड़े तक रखती हैं और इससे, इसके सेल से उनको इनकम होती है। डेयरी फार्मिंग, जो एग्रीकल्चर का बाय प्रोडक्ट होता है उसको डेयरी में इस्तेमाल किया जाता है, और दूध जो उत्पादन होता है उसको गांव में भेजा जाता है, या जो बड़े कंपनियां हैं वो आकर के, कारपोरेशन हैं वो आकर के इसको ले जाते हैं। तीसरा है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। गांव में कुछ लोग छोटे मोटे छोटी चीजों का उत्पादन भी करते हैं। और चौथा है ट्रांसपोर्ट। कुछ लोग ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब ये कि वो अपने व्हीकल से सामान को और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और ये सब चीजों को करके वो इनकम को जनरेट करते हैं। तो यहाँ हम पाएंगे कि पालमपुर गांव में 2 तरह से इनकम जनरेट हो रही है, एक खेती से और दूसरा नॉन फार्म एक्टिविटीज से। थैंक यू बच्चों।